Hello everyone, my name is Amrit and I welcome you all to Orphicy's One Shot Revision. Today's topic is forests or lifeline. So it's a pretty interesting and easy topic, right? So talking about forests, right? So they are known by different names. We call them the lungs of our earth, right? They provide us with so many resources, right? They provide us with amazing, beautiful scenarios, रेनफॉल, वेदर कंडीशंस, बहुत सारी चीज़ें इनके ऊपर डिपेंड करती है. तो अगर हम ये अर्थ के मैप को देखें, राइट, सो वी नो दैट the earth, it is divided into two halves by your equator, right? और अब in your equator, right, आपका यहाँ पे tropic of cancer and tropic of capricorn की line पास करती है, right, somewhere से around close to here and here. ठीक है, ये जो बीच का जितना भी पार्ट आप देख रहे हैं, right, this is what is known as the tropics, right? So since ये जो आपका पूरा रीजन है, राइट, यहाँ पे बिटवीन योर बोथ द ट्रॉपिक्स एंड इक्वेटर, यहाँ पे मोर और लेस इक्वल अमाउंट ऑफ सनलाइट फॉल करती है थ्रू आउट द ईयर, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इवेपोरेशन होता है, हीटिंग ऑफ लैंड मासेस एंड वाटर बॉडीज, दे हैपन एट द सेम रेट. सो रेनफॉल यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट, ड्यू टू योर rainfall and your presence of sunlight, ये जितना भी रीजन आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके रेन फॉरेस्ट्स, या जिन्हें हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोलते हैं, वो बहुत पाए जाते हैं. सो योर रेन फॉरेस्ट ऑफ अमेजोन, कॉन्गो रिवर बेसिन हो गया, वेस्टर्न घाट्स इन इंडिया हो गए, योर आइलैंड्स ऑफ इंडोनेशिया, यहाँ पे आपके मेजर फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट डिफरेंट रीजन्स अराउंड द वर्ल्ड, राइट, सम पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न रशिया एंड योर एवरग्रीन और डेसिडियस फॉरेस्ट हम जिन्हें बोलते हैं. सो अगर हम एक फॉरेस्ट के स्ट्रक्चर को समझने का ट्राई करें, राइट, सो द योर फॉरेस्ट, इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट लेयर्स, right? So since there are so many different varieties of plants which are available, तो उन सब की अपनी अलग हाइट होती है, उनके ब्रांचेस का स्प्रेड डिफरेंट होता है, एंड दैट इज व्हाई दे मेक दीज डिफरेंट लेयर्स इन फॉरेस्ट. तो हम इन्हें 4 लेयर्स में डिफाइन, सॉरी 4 लेयर्स में हम इन्हें डिवाइड करते हैं. सबसे पहले आता है आपका फॉरेस्ट फ्लोर, राइट. सो एज द नेम सजेस्ट, सबसे बॉटम या लोएस्ट पार्ट ऑफ योर फॉरेस्ट, यहाँ पे यूजुअली आपका सॉइल वाला पार्ट, आपका ह्यूमस वाला पार्ट प्रेजेंट रहता है, एंड वेरी स्मॉल प्लांट्स, राइट, ग्रासेस हो गए, मॉसेस हो गए, ये सब आपके फॉरेस्ट फ्लोर पे ग्रो करते हैं. फिर आता है आपका अंडर स्टोरी, राइट, दिस रीजन, जहाँ पे आपके श्रब्स, टॉल हर्ब्स, ये सारी चीज़ें ग्रो करते हैं. अंडर स्टोरी के बाद आता है आपका कैनोपी लेयर. कैनोपी, एज द नेम सजेस्ट, राइट, इट फॉर्म्स अ कंटिन्यूस लेयर, एक अम्ब्रेला की तरह ये फॉर्म करता है, विच prevents sunlight and rainfall from reaching the bottom parts of the forest layer, right? Not completely prevents, right, but most of it is absorbed by your canopy layer. Last में आता है आपका emergent layer, right. Now this layer, this is something which exists above your canopy layer, right, and these are very tall trees, very tall plants, एंड ये सब आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में टिपिकली इस तरह से हमें देखने मिलता है आपका फॉरेस्ट लेयर, राइट. और हर एक लेयर में अगर आप देखेंगे तो इट सपोर्ट्स अ डिफरेंट सेट ऑफ एनिमल्स, राइट. जैसे अगर हम इमर्जेंट लेयर की बात करूँ तो आपके ईगल्स या मंकीज, ये सब, योर अदर बर्ड्स, ये इन लेयर में सर्वाइव करते हैं, या लेयर उनको सपोर्ट करती है, right. And again, all of this is dependent based on the availability of sunlight, moisture and food जो हर एक एनिमल को each level पे मिल रहा है.
So starting with forest floor, right now the forest floor according to me is the most interesting part of the forest, because यहीं पे सबसे ज़्यादा एक्टिविटी हमें देखने मिलती है. तो फॉरेस्ट फ्लोर को अगर आप देखें तो वहाँ पे आपके डिकम्पोजिंग लीव्स होते हैं, एनिमल ड्रॉपिंग्स होते हैं, एंड देर आर डेड ट्रीज, राइट. सो जितने भी आपके ट्रीज हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, वो सब अपने लीव्स को ड्रॉप करते हैं फॉरेस्ट फ्लोर के ऊपर. एनिमल अपने ड्रॉपिंग्स, अपने फीसीज यहाँ पे ड्रॉप करते हैं, एंड ऑल ऑफ दिस देन कम्स इनटू कांटेक्ट विथ योर सेप्रोट्रॉफ्स, राइट. आपके सेप्रोट्रॉफ्स के कांटेक्ट में आते हैं ये, एंड दीज ऑर्गेनिजम्स एज वी नो, ये इन सारे डेड और डीकेइंग मटेरियल को डीकम्पोज करते हैं. decompose करके they break it down into smaller simpler substances, and these substances then gets absorbed in the soil, right. So यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्टिविटी हमें देखने मिलती है, एंड सॉइल का रिप्लेनिशमेंट जो है न्यूट्रिएंट से, वो भी इसी लेयर में होता है. Decay on the forest floor, right, it forms new soil and provides nutrients to the plants. सीधी सी बात है, जो भी डिकम्पोज होके जितना भी न्यूट्रिएंट वापस सॉइल में ऐड हो रहा है, ये न्यूट्रिएंट्स वापस ट्रीज ही अब्सॉर्ब करते हैं वाया द सॉइल. सो जो फॉरेस्ट फ्लोर होता है वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स ग्रो होते हैं, वो उन्हें सपोर्ट करता है, जैसे योर फर्न्स, ग्रासेस, मशरूम्स, राइट, एंड योर ट्री सीडलिंग्स. आपके सीड को जर्मिनेट होने के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन, वाटर, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. तो बहुत इनफैक्ट फॉरेस्ट फ्लोर इज द रीजन, राइट, जहाँ पे बहुत कम सनलाइट भी पहुँचती है, बिकॉज मोस्ट ऑफ इट इज ट्रैप्ड बाय योर कैनोपी लेयर. इसके बाद आता है आपका अंडर स्टोरी. तो अगर अंडर स्टोरी इस रीजन को आप देखें तो यहाँ पे मोस्टली आपके बुशेस होते हैं, श्रब्स होते हैं, राइट, एंड यू नो नॉट वेरी टॉल प्लांट्स. यहाँ पे आपको बहुत सारे एनिमल्स इस रीजन पे दिख जाएंगे, राइट, एंड ऑल्सो योर ट्रीज, राइट, विच डोंट ग्रो वेरी टॉल, ठीक है. सो बेसिकली योर यंग ट्रीज, राइट, दैट हैव अडेप्टेड टू लिव इन द शेड ऑफ द कैनोपी. अगेन ये इनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती है, तो इस रीजन पे भी सनलाइट बहुत कम पहुंचता है, एंड बेसिकली यहाँ पे आपके श्रब्स एंड टॉल हर्ब्स सर्वाइव करते हैं. फिर आता है आपका कैनोपी वाला लेयर, राइट. तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यू विल सी दैट दिस इज अ कंटिन्यूस लेयर ऑफ ट्रीज, राइट, जो एक अम्ब्रेला बना रहे हैं, which prevents your sunlight and rainfall from reaching to the bottom layers, that is your understory and forest floor. So basically canopy आपका बनता कैसे है? Multiple trees, if you see over here, राइट, उनके ब्रांचेस जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरट्वाइन कर जाते हैं, राइट, एक दूसरे के साथ ये इंटरट्वाइन करते हैं, एंड दे फॉर्म अ सिंगल कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर, राइट. सो जो अगर सपोज कीजिए ये आपका टिपिकल ट्री है, राइट, एंड यहाँ से जो आपके ब्रांचेस निकल रहे हैं, राइट, सो दिस रीजन ऑफ योर ट्री और ऑफ योर प्लांट, दिस इज कॉल्ड द क्राउन, ठीक है, इसे क्राउन बोला जाता है. सो बहुत सारे मैच्योर ट्रीज के क्राउन जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरट्वाइन करते हैं, मर्ज करते हैं, और उसके बाद आपका कैनोपी का लेयर बनता है, राइट. सो द क्राउन्स ऑफ द डोमिनेंट ट्रीज दे रिसीव मोस्ट ऑफ द सनलाइट. सीधी सी बात है, सबसे ज़्यादा सनलाइट आपके इसी रीजन पे पहुंच रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दिस ये यहाँ पे जो भी आपके लीव्स प्रेजेंट है, राइट, और दिस पार्ट ऑफ द प्लांट इट बिकम्स द मोस्ट प्रोडक्टिव पार्ट, बिकॉज सबसे ज़्यादा सनलाइट मिल रहा है यहाँ पे. रूट्स जो हैं वो उन्हें वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड कर ही रहे हैं, तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छे से परफॉर्म हो सकता है, राइट. So that is why you know this becomes the most productive part of the trees where maximum food is produced. And like I said, जो आपका पूरा canopy वाला structure है, right, it forms a shady protective umbrella over the rest of the forest. Next आता है आपका emergent layer, right. So now these are the trees जो आपके canopy का जो layer है उससे भी tall grow करते हैं, right.
तो अगेन दीज थिंग्स, ये जो लेयर है ये आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में प्रेजेंट होता है, एंड दे आर कंपोज्ड ऑफ अ फ्यू स्कैटर्ड, दिस इज नॉट, इसमें बहुत सारे ट्रीज नहीं होते, फ्यू ट्रीज होते हैं जो आपका ये कैनोपी का लेयर जो है उससे भी ऊपर ग्रो करते हैं, राइट, दे टावर ओवर द कैनोपी। तो इन्हीं एमर्जेंट लेयर्स में आपके एनिमल्स लाइक हॉक्स या ईगल्स या स्क्विरल मंकीज वो इस रीजन पे रहते हैं। नाउ if we talk about the importance of forests, right, so forests have a very important role to play in our lives. They provide us with so many things. In fact, the indigenous people or the tribal folks, they depend completely on forests, right, and apart from that, even us, the population that lives in your cities, they have a huge dependency on our forest. सबसे पहले तो अगर देखा जाए तो हैबिटेट की बात करें, so there are so many animals, different species of animals as well as certain group of people who depend on forest for their habitat, right, वो उनका घर ही है उनके लिए, फूड के लिए हम डिपेंड करते हैं फॉरेस्ट के ऊपर, राइट, नॉट जस्ट योर टिपिकल फ्रूट्स, राइट, इनफैक्ट अगर मैं आपको एक और अच्छा एग्जांपल दूं कि फूड के लिए हम कैसे डिपेंडेंट है फॉरेस्ट के ऊपर, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ हनी, राइट, सो योर हनी बीज, दे आर excellent, they are an excellent organism because they help a lot in the process of pollination, right, and while they are performing pollination, basically they are going from plant to plant to collect nectar, right, and this nectar is then used to make honey, right. So whenever you cut shrub or flower or any flower bearing tree, right, so basically you are reducing the number of flower bearing plants through which your honeybees, they get a chance to make honey, right. So apart your normal fruits, this is also a way in which we depend on forests for our food sources, right. Oxygen, definitely, like we have already discussed कि जो forest होते हैं, they are also called the lungs of the world, right, क्योंकि during the process of photosynthesis, carbon dioxide is something which is taken in and oxygen is something which is given out by the trees, right, and this oxygen is very important for the survival of lot many organisms on earth including humans, right. They provide clean air, they absorb carbon dioxide and other pollutants from air, thereby resulting in much more cleaner air, right. They again provide us with timber, lot many products that you use, your furniture, other wood based products, right? So that is obtained from timber, which is then obtained from the wood of mature trees, right. And erosion control, so this is mainly talking about soil erosion, how planting lot many trees, it can actually prevent the erosion of your top layers of the soil, which is actually important for growth of new trees, right. Now let's get into a bit detail of this, right. So forests, they provide habitats for animals and livelihoods for humans, ठीक है, because we as humans, हमारे पास तो हमारे घर है रहने के लिए, कभी भी बाहर बारिश हो रही है या बहुत धूप है तो we can go inside our concrete homes, but for animals the forests is their only home, and the more we destroy forests, the more we are taking away the homes of animals away from them, राइट. तो उनके लिए तो ये उनका घर ही है, उनका हैबिटेट है, यहीं से उनको उनका खाना, पानी, एवरीथिंग, शेल्टर and everything they get from the forest. Many your tribal population or your population that lives in villages, right, they are again hugely dependent on forests for their livelihoods. They grow so many different kinds of trees which when harvested produce different types of crops or fruits which they sell and they make a livelihood out of it, right. Over 2 billion people, they rely on forest. हमें इतनी सारी चीजें फॉरेस्ट से मिलती है कि आप कॉम्प्रिहेंड भी नहीं कर सकते वो सब, राइट. जैसे रबर हो गया, पेपर हो गया, योर
fuel हो गया, right? So firewood which is used as fuel. So they provide us with shelter, livelihoods, water, food, fuel security, and all these activities directly or indirectly involve our forests, right? So जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया, फ्रूट्स हमें मिलता है, पेपर मिलता है, वुड मिलता है ट्रीज से, ठीक है, रबर इज अनदर इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट विच वी गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट. Some indirect products that we get, or some byproducts that we also get, is your medicines, cosmetics, detergents, right? So all these things, your medicines, your detergents, cosmetics, right, they contains extracts of some plant or some other shrub, और उनके extract को use करके ये सारी चीजें बनाई जाती है, right? So also they are home to indigenous people. So indigenous people are people who have been living in a particular place for thousands of years. They have not left that place. They are a part of that place, and they are hugely dependent on that particular area, right? Like जैसे अगर आप normal human history को study करें, right? So people, they migrate from one place to another in search of food and water. But indigenous people, right, they are the ones who belong to a particular place. And again, they have not moved or shifted from that place because they are largely dependent on the forests in which they live, right? Because the forest, it provides them with everything: food, shelter, water. Now your forests, right, they are also important carbon storehouse. So your, इफ अगर हम पूरे ट्री के स्ट्रक्चर को समझने का ट्राई करें, राइट, तो जो सेल्स भी होते हैं आपके जो ट्री में प्रेजेंट होते हैं, राइट, सो दे आर आल्सो मेड अप ऑफ कार्बन बेस्ड स्ट्रक्चर्स, राइट? सो अपार्ट फ्रॉम दैट, योर trees, for the process of photosynthesis, they take in carbon dioxide, which is a greenhouse gas जो हमारे अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज करता है. सो जितने भी आपके ट्रीज है, ये अब्जॉर्ब करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस को, राइट, जिनकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है. व्हेन दे अब्जॉर्ब, right, and then they utilize this carbon dioxide into making different your food reserves. When फॉरेस्ट फायर में अगर कोई पेड़ जल जाता है तो वापस बहुत सारा कार्बन रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में. इवन व्हेन दे डीके, राइट, तो द न्यूट्रिएंट्स, they are absorbed in the soil and they are taken up by different trees. And when this carbon is released, right, so that carbon, it is again taken up by different plants. So ये जो आपका साइकिल है, ये चलते रहता है. एंड अगेन, सिंस योर प्लांट्स, they take up this carbon dioxide which is present in there, right, they act as a very good carbon storehouse, right? So if you look at this, that in tropical forest, 250 billion tons of carbon is stored in above and below ground masses, right? So that's a very big number, and that shows that how important forests are to our lives. Then they protect our watersheds, right, and they reduce, or they slow the amount of erosion and chemicals that reach our waterways. So suppose कीजिए, let's look at this, right? अगर आपके trees जो होते हैं, what they do is they protect your soil from getting eroded away, and also अगर कोई chemicals present होते हैं तो उन्हें भी stop करता है from reaching our natural watersheds. तो कहीं पे भी अगर बारिश होती है, राइट, सो ट्रीज सबसे पहले तो क्या करते हैं, इस फ्लो को ब्रेक करते हैं, राइट, दे एक्ट एज नेचुरल बैरियर्स, और जिसकी वजह से फ्लडिंग नहीं होती है. द अदर थिंग इज, इट आल्सो हेल्प्स द वाटर टू पर्कोलेट. जो भी बारिश का पानी गिर रहा है वो पर्कोलेट करके आपके ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है, राइट, एंड इनडायरेक्टली ये जो ग्राउंड वाटर है, इट कैन अगेन रिचार्ज योर वाटरशेड्स, राइट. So also transpiration के through water vapor is again released back into the atmosphere. यहीं पे अगर आप suppose कीजिए, if there is no trees over here, right, so this can cause flooding over here, right? पानी को percolate होने का chance नहीं मिलेगा soil में, जिसकी वजह से उस water का filtration नहीं होगा, and it won't, the if it contains any sort of chemical substances, तो वो filter नहीं होगा, right? Then of course it provides food and medicine for us, right? Then
again serving as a natural buffer, right, in disasters like floods and rainfalls. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी यहाँ पे collected is because there are so many trees around here, राइट. सो ये एक बफर जोन की तरह काम करती है कि अगर कहीं पे जोरों से बारिश हो रही है तो उस पानी के फ्लो को ब्रेक करना, उसे स्टॉप करना, ताकि वाटर जो है वो परकोलेट कर सके सॉइल के अंदर. इफ देयर हैव बीन नो ट्रीज ओवर हियर, राइट, तो ये सारा पानी जो है चांसेस हो सकते हैं कि ये बह जाएंगे, राइट. देन ह्यूमस, राइट. सो ह्यूमस आप लोगों को पता है दैट it's a dark substance, it's a highly organic substance, and it is made when your decomposers, your saprotrophs, ये आपके organic dead and decaying material को break down करते हैं into simpler substances, and that forms your layer of humus, right. So ये जो layer of humus होता है that is वो बहुत moist और warm होता है, right. Now the reason why it is moist and warm, क्योंकि ये जो आपका लेयर है ह्यूमस का, यहाँ पे बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चल रही होती है. बेसिकली यहाँ पे जो आपके बैक्टीरिया होते हैं, व्हाट दे आर डूइंग, दे आर ब्रेकिंग डाउन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है, जो भी आपके डेड लीव्स हैं, एनिमल मैटर है, एंड बिकॉज ऑफ दिस लॉट ऑफ केमिकल रिएक्शंस इज गोइंग ऑन विच रिलीजेस हीट, राइट. तो जब भी आपका डिकम्पोजिशन का प्रोसेस चल रहा होता है जहाँ पे बहुत सारे डेड और डिकेइंग मटेरियल एक साथ प्रेजेंट है, many chemical reactions are going on wherein bacteria they are decomposing these organic substances into simpler substances, and this releases heat, right. and जिसकी वजह से जो आपका ह्यूमस होता है वो बहुत ही वार्म होता है, राइट. नाउ जितने भी आपके एनिमल्स हैं, राइट, सो अगर आप एक नॉर्मल फॉरेस्ट में इफ यू लुक एट हाउ एनिमल्स कंज्यूम ईच अदर, राइट, सो यू विल फाइंड अ चेन प्रेजेंट ओवर देयर जिसे हम फूड चेन बोलते हैं. सो इसमें क्या होता है कि जितने भी एनिमल्स हो, राइट, वेदर दे आर हर्बीवोर्स और वेदर दे आर कार्निवोर्स, अल्टीमेटली ऑल ऑफ देम डिपेंड्स ऑन प्लांट्स फॉर फूड, राइट. बिकॉज प्लांट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, एंड रेस्ट एवरी एनिमल, राइट, दे आर कंज्यूमर्स, right. All of them are consumers. Plants, they are producers because they can make their own food, which is why they are also known as autotrophs. They can utilize the sunlight, they have chlorophyll, they can make their own food. Now if you look at this cycle, so your primary consumers, और जिन्हें हम herbivores भी बोलते हैं, they are directly dependent on water for their food, right, जिसको कंज्यूम करके उनके बॉडी में एनर्जी उन्हें मिलती है. सो दिस गेट्स ईटन बाय द प्राइमरी कंज्यूमर. योर सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर द वन जो आपके प्राइमरी कंज्यूमर को ईट करते हैं, राइट. तो फिर अब फर्दर एनर्जी ट्रांसफर हुई. योर टर्शरी कंज्यूमर्स आर द वन विच फीड ऑन योर सेकेंडरी कंज्यूमर्स, राइट, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड फाइन कम्स टू योर फाइनल कंज्यूमर्स, ठीक है. और ये जितने भी एनिमल्स हैं, right, when they die they are decomposed by your decomposers. decompose होके जितने भी nutrients हैं वो वापस soil में add होते हैं, which is then again taken up by your producers, right. So ये जो आप पूरा chain देखा आपने यहाँ पे, this is what we call a food chain, right. So now again there is another concept जिसे हम food web बोलते हैं, right. तो यहाँ पे आपने जैसे देखा कि फूड चेन में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स गेट ईटन बाय एवरीवन. सो हर एक ऑर्गेनिज्म का फॉरेस्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है प्ले करने के लिए. इनफैक्ट आपके फूड चेन में हर एक ऑर्गेनिज्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, राइट. एंड इफ एनी ऑफ वन ऑफ द एनिमल्स दे गेट रिमूव्ड फ्रॉम द फूड chain, right, so food webs are affected. And what are food webs? Multiple food chains, right, they form they come together to form a food web, right. So ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, this is a food web because it contains multiple food chain. ये एक आपका एक food chain हुआ, right. This is another food chain, this is another food chain, ये एक और हुआ, right. This is one more, this one and this one, right. So multiple food chains है जो यहाँ पे exist करते हैं. अब
यहाँ पे अगर आप देखें कि कोई एक भी ऑर्गेनिज्म यहाँ से रिमूव होता है तो फिर इट इट हैज एन इफेक्ट ऑन the organisms which are dependent on it. Suppose कीजिए कि यहाँ पे in this region, due to climatic changes or any other reasons, grasshoppers are not here anymore, right? तो if grasshoppers are not here anymore तो 3 food chains affect कर जाएंगे, this one, this one and this one, because your birds they prey on grasshoppers so as your frogs. अगर इन्हें अपना फूड नहीं मिल रहा है और इन्हें अपना फूड नहीं मिल रहा है तो इसके ऊपर जो एनिमल्स डिपेंडेंट है, राइट, उन्हें फिर अपना फूड नहीं मिलेगा, बिकॉज देन बोथ फ्रॉग्स एंड बर्ड्स उनके पॉपुलेशन में धीरे धीरे डिक्लाइन आने लगेगा एंड रिजल्टिंग की जो योर फाइनल कंज्यूमर्स है उन्हें अपना फूड नहीं मिलेगा, राइट। इसका एक और सिनेरियो हो सकता है दैट योर, सपोज कीजिए देर आर आपके फ्रॉग्स की पॉपुलेशन जो है या बर्ड्स की पॉपुलेशन है वो बहुत तेज़ी से डिक्लाइन हो रही है। सो अब ग्रास हॉपर्स के कोई नेचुरल प्रेडेटर्स बचे नहीं है, आपका स्नेक और आउल है वो डायरेक्टली ग्रास हॉपर्स कंज्यूम नहीं करेंगे, बिकॉज ऑफ विच ग्रास हॉपर्स की पॉपुलेशन जो है वो अब इंक्रीज कर रही है। अब क्या होगा, ग्रास हॉपर्स दे विल स्टार्ट ईटिंग मोर ग्रासेस, राइट, एंड बिकॉज दे डोंट हैव एनी नेचुरल प्रेडेटर्स, और उसकी वजह से क्या होगा, मेजर कंपटीशन क्रिएट होगा बिटवीन रैबिट, माउस एंड ग्रास हॉपर, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है दैट माउस एंड रैबिट्स इन दोज रीजन्स, राइट, उन्हें ठीक से फूड मिले नहीं तो उनका पॉपुलेशन डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा, एंड दीज फूड चेन्स, राइट, दे विल स्टार्ट गेटिंग अफेक्टेड, right? So that is how each and every organism it has a major role to play in a forest ecosystem. हर एक का अपना बहुत ही important role होता है खुद के food chain में, right? Now let's talk about oxygen cycle, right? So here एक question आ सकता है आप लोगों को कि if so many different organisms, humans, animals, अगर हम लोग oxygen breathe in कर रहे हैं continuously, if it is being used in our cells to perform respiration, तो oxygen की quantity air में कम क्यों नहीं हो रही है, right? Why is it still at 21%? So that is because if we look at this, ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है दैट इज टेकन अप बाय एनिमल्स फॉर रेस्पिरेशन, इट इज आल्सो टेकन अप बाय प्लांट्स फॉर रेस्पिरेशन। कंबशन के लिए ऑक्सीजन जरूरी होता है, राइट, बिकॉज ऑक्सीजन अगर नहीं हो तो यू कैन नॉट बर्न एनीथिंग। एंड if you look over here, the major process through which oxygen is released back into the atmosphere is through trees, राइट। ट्रीज जब फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं तब जाके ऑक्सीजन आपके एटमॉस्फेयर में फिर से रिलीज होता है, राइट। सो हियर वी सी इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज दैट दे आर द मेजर सोर्स जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की क्वांटिटी को मेंटेन करके रख रहे हैं, राइट। सिमिलरली इफ वी लुक एट कार्बन साइकिल, राइट, तो यहाँ पे हम देखते हैं दैट कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो कहाँ कहाँ से आ रही है। जब प्लांट रेस्पायर करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, ह्यूमंस और एनिमल्स रेस्पायर करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, डीकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का, देन ऑल्सो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज, एंड ऑल्सो व्हेन वी बर्न फॉसिल फ्यूल्स देन कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम कौन करता है एटमॉस्फेयर में, अगेन योर ट्रीज, राइट, दे आर द वन हु टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड because they have to perform the process of photosynthesis. तो ये दोनों cycles में हम लोगों ने देखा that how trees are so important for us. They provide us with oxygen and they are the major contributors of oxygen in the atmosphere. Also they are the major source which take in carbon dioxide for the process of photosynthesis, right? So जब आप किसी एरिया में बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रोड्यूसर्स होते हैं, राइट, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ ट्रीज, प्लांट, श्रब्स होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो फॉरेस्ट है इट प्रोवाइड्स अ ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर फूड एंड हैबिटेट फॉर हर्बीवोर्स, राइट। सो बेसिकली अगर यहाँ पे हम लोग समझने का ट्राई करें तो सपोज कीजिए कि आपके एक रीजन में प्लांट्स है, राइट, ट्रीज है बहुत सारे। सो व्हाट विल हैपन कि ये ट्रीज जो हैं ये सर्टन योर प्राइमरी कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करेंगे, राइट,
अब ये जो आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, दिस विल अट्रैक्ट योर सेकेंडरी कंज्यूमर्स, राइट, विच इन रिटर्न कैन अट्रैक्ट योर टर्शियरी कंज्यूमर्स। इसकी वजह से क्या होगा, ये प्लांट के डेड लीव्स फॉरेस्ट फ्लोर पे गिरेंगे, राइट। आपके जो प्राइमरी कंज्यूमर के फीसीज हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, इनके फीसीज, इनके डेड रिमेन्स सॉइल में आ सकते हैं, जिसकी वजह से वो फर्दर डीकम्पोज होंगे। ये सारी चीज़ें डीकम्पोज होके सॉइल की क्वालिटी, सॉरी, आपकी सॉइल की क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव होगी, जिसकी वजह से वहाँ पे और प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं ऑफ डिफरेंट वेराइटीज, राइट। This will again attract more animals, more primary consumers, which will again attract more secondary consumers, which can again attract more tertiary consumers, और ये जो आपका साइकिल है ये कंटिन्यूसली चलते रहेगा, राइट। सो इसीलिए जब ग्रेटर वेराइटी ऑफ प्लांट्स किसी एरिया में प्रेजेंट होता है, सो इट अट्रैक्ट्स मोर हर्बीवोर्स, विच इन रिटर्न अट्रैक्ट्स मोर सेकेंडरी कंज्यूमर्स और योर कार्निवोर्स, राइट। और ये जो वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स, राइट, इट हेल्प्स द फॉरेस्ट टू रीजनरेट एंड ग्रो, because your decomposers, they help in maintaining the supply of nutrients to the growing plants in forest, right। और इसीलिए forests जो होते हैं, we call them a dynamic living entity, right। हम उन्हें dynamic living entity बोलते हैं, which is full of life and vitality। तो ये कॉन्सेप्ट समझते हैं कि किस तरह से आपके कुछ गैसेस होते हैं, राइट, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, ये सारे गैसेस जो हैं वी कॉल देम ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है, हम उन्हें ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं। ऐसा क्यों बोला जाता है, बिकॉज नेचुरली, राइट, व्हाट हैपेंस इज, जो आपके सोलर रेडिएशंस आते हैं, तो ये रेडिएशंस आपके अर्थ के सरफेस से रिफ्लेक्ट करके ये वापस स्पेस में रिलीज हो जाते हैं। सो व्हेन, जब वो री रेडिएट कर रहे हैं या रिफ्लेक्ट होके वापस जाते हैं, सो सम अमाउंट ऑफ दिस हीट रेडिएशन, इट इज ट्रैप्ड इन this is trapped in the earth's atmosphere, and this happens because of the greenhouse gases, right। आपके कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो है, so more heat it escapes into space, right, and very less amount of heat is re-emitted back to the surface of earth, जिसकी वजह से जो अर्थ है आपका वो थोड़ा वार्म रहता है। जब नाइट आता है तब टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली कम नहीं हो जाता। बट इन द पास्ट फ्यू decades, right, this layer of greenhouse gases, आप देख सकते हैं, it has increased, राइट। आपका कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सारे क्वांटिटीज जो है ग्रीन हाउस गैसेस के, ये बहुत बढ़ गए हमारे एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो सोलर रेडिएशन अभी आ रहा है अर्थ के सरफेस पे, व्हेन इट गेट्स when it gets reflected, then more amount of heat radiation, it is trapped in earth एंड वेरी लेस हीट इट एस्केप्स इनटू स्पेस, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो आपके अर्थ का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है, राइट। क्योंकि ये जो हीट रेडिएशन है ये स्पेस में एस्केप नहीं कर पा रही है, और ये इसलिए एस्केप नहीं कर पा रही है बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सारे गैसेस इसे ट्रैप करके रख लेते हैं। तो ये जो फिनोमिनन है, राइट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज योर ग्लोबल वार्मिंग, राइट। आपने इसके बारे में सुना होगा, जिसकी वजह से बहुत सारी जगहों पे क्लाइमेटिक चेंजेस आ रहे हैं, राइट। आपके जो आइस कैप्स हैं, your glaciers, they are melting because of this rising temperature of earth, and it presents a major concern because if your glaciers they start melting, तो आपके जो sea level है वो increase करना start कर देंगे, and many मेजर सिटीज जो पोर्ट्स पे प्रेजेंट है, सी साइड पे प्रेजेंट है, देयर आर चांसेस दैट दे माइट बी सबमर्ज्ड अंडर वाटर, राइट। सो इफ फॉरेस्ट्स डिसअपियर, अगर हम इसी रेट से अपने फॉरेस्ट्स को कट करते रहेंगे, तो जो भी रिमेनिंग फॉरेस्ट है जो ये ग्रीन हाउस गैसेस को अब्सॉर्ब कर रहे हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे, right, and the amount of carbon dioxide in the air will increase, obviously, which will result in increase of earth's temperature, right? And of course the most obvious thing is that in absence of trees and plants, the animals, they will not get any food and shelter, right? So सबसे worst affected जो होंगे वो ये animals ही होंगे, जिनके लिए अभी भी forest जो है वो उनके natural habitat की तरह काम करता है। So again, right, अगर आप ये इस representation को ठीक से देखें, so whenever
if there are forests present, right, so what happens is जो भी rainfall होता है, so your forests, they break the flow of water, right, and it also helps the water to get percolated in the soil. तो जो भी आपका वाटर नीचे पहुंच रहा है, राइट, तो ये एक तो आपके जो भी स्ट्रीम्स है उसको सप्लाई करता है वाटर से, एंड अगेन दोस दिस वाटर कैन बी यूज्ड इन एग्रीकल्चरल लैंड, राइट. बट देन अगेन अगर डिफॉरेस्टेशन हो जाता है, अगर हम बहुत सारे ट्रीज को कट कर देते हैं किसी जगह पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई फॉरेस्ट का कवर ही नहीं है. तो अब जब यहाँ पे बारिश होगी, सिंस देर इज नो फॉरेस्ट कवर ओवर हियर, तो सबसे पहले वाटर के फ्लो को ब्रेक करने के लिए कुछ है नहीं, तो ऑल द वाटर विल स्टार्ट फ्लोइंग, right, none of it will get percolated in the soil, and a major soil erosioning will happen over here, राइट right? क्योंकि जो आपके ट्रीज होते हैं उनके रूट्स जो होते हैं वो आपके सॉइल में एंकर हो जाते हैं, राइट, उसको पकड़ के रखते हैं, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन नहीं होता. बट सिंस देर इज नो ट्रीज प्रेजेंट ओवर हियर, ऑल द सॉइल विल गेट इरोडेड ऑफ, या जो आपके लोअर लेवल्स है, राइट, वहाँ पे फ्लडिंग के चांसेस इंक्रीज कर जाएंगे, जो एग्रीकल्चरल लैंड है इवन दे विल गेट डिस्ट्रॉयड, right. So this is a very good representation of how deforestation of land it affects, right, in terms of soil erosion, in terms of flooding. So that was it, very important topic of how and why forests are so important for each and every one of us. I hope आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा. So thank you so much everyone, and I'll meet you in the next module.